गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो टॉपिक है इट इज़ अ रिकमेंडेड टॉपिक। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक मैं कुछ कहना चाहूँगी। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि if you have any recommendations regarding any topic, do write it in the comment section and we will try to make a video as soon as possible. Second is, whenever you recommend anything, please mention the topic that you want to understand and not the chapter, because chapter में बहुत ज़्यादा important चीज़ें होती हैं, so it makes it very difficult for us to understand, ठीक है, कि आपको क्या समझना है. So please mention the topic and we will surely make a video. So let's start with the topic. Very first जो हम पढ़ेंगे that is French Revolution के बारे में कि when it began and the significance of it. It began, we know, in the year 1789, 14 July, and Bastille जो prison है it was stormed. And इसमें है कि ideas of liberty, fraternity, equality, we all know कि French Revolution is known for it. ठीक है, उसके बाद आता है अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स. नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, we all know it happened in France, and at that time जो France है it was divided into estates. Very first being clergy, second is nobility, third estate constitutes big businessmen, merchants, lawyers, peasants, artisans, small peasants, landless laborers. तो ये सब ठीक है. तो जो clergy and nobility है, नाउ दे enjoyed certain privileges by birth. ये दोनों estates enjoy करती थी. In fact they were exempted from paying taxes to the state. Okay. और जो nobility है, ठीक है, it enjoyed certain feudal privileges too. For example peasants, peasants को जो काम करना पड़ता था, land पे काम करना है, घर पे household में काम करना है, so certain feudal privileges also nobility enjoyed. जो थर्ड एस्टेट है उनको दो जगह पे टैक्स देना पड़ता था. एक, पहले तो थर्ड एस्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था, वन. सेकंड, जो टैक्स वो स्टेट को देते थे उसे टाई कहते थे, TAILLE. एंड जो टैक्स वो चर्च को देते थे पेजेंट्स, उसे टाइथ कहते थे, TITHES. ठीक है. और therefore one can understand कि जो burden of financing activities है that was borne by third estate alone, so which is a problem. ठीक है, ज़्यादातर एक तो जो थर्ड estate है, ठीक है, उसे सारा फाइनेंसिंग देखना है, उसे टैक्स उसे पे करना है, जबकि जो टॉप की टू एस्टेट्स हैं दे आर जस्ट एन्जॉइंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ देर आर थ्री कॉजेज जिसके अंदर हम पढ़ेंगे: सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड पोलिटिकल कॉज. सोशल कॉज, ये पॉइंट हमने पहले बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो थी दे वर ओनली ऑन थर्ड एस्टेट. सी, अभी इस वीडियो में क्या है कि कई जगह पे, जैसे मैंने थर्ड यहाँ पे ऐसे लिखा है, यू हैव टू राइट थर्ड. ओके, पूरा THIRD लिखना है. डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स. एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ कर सकते, जस्ट बिकॉज ये वीडियो है तो मैंने यूज़ किया है. ओके, सो एंड ट्राई लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर कुछ मिस हो जाता है लिखने में तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वर्ड या इस सेंटेंस से मैं समझाना क्या चाह रही हूँ. सेकेंड इज कि एमर्जेंट जो मिडिल क्लास है who believed that no group should be privileged by birth. Now this here is group. Okay, ये group लिखा हुआ है यहाँ पे, P है. तो ये जो मिडिल क्लास है इट बिलीव्ड कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो प्रिविलेज हो बाय बर्थ. ठीक है, सो ये सोसाइटी में चेंजेस हैं. सो दिस इज अ कॉज. नाउ इकोनॉमिक कॉज में क्या था कि पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज इंक्रीजिंग. करेक्ट, ये जो एरो, अपवर्ड एरो है, दिस इज इंक्रीजिंग. सो डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन इज ऑल्सो राइजिंग. बट वेजेस जो हैं, जो पे है, इट इज़ नॉट कीपिंग पेस विद द राइज ऑफ फूड ग्रेन प्राइसेस. अब देखिए, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रहे हैं फूड ग्रेन्स के, लेकिन जो वेज है वो नहीं बढ़ रही है. इससे क्या हो रहा है, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहा है. ठीक है, और सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. जब आप बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी अपने नहीं कर पा रहे हो अरेंज, ठीक है, तो वो हो गया सबसिस्टेंस क्राइसिस. तो ये इकोनॉमिक कॉज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि वाई पीपल रिवोल्टेड. थर्ड इज पॉलिटिकल कॉज. अभी 1774 में लुइस द 16th, ठीक है, ही बिकेम द किंग. एंड जब ये किंग बने ही फेस्ड एम्प्टी ट्रेजरी. वॉर्स वगैरह थी तो एम्प्टी ट्रेजरी थी. ठीक है,
मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो ड्रेन थे बहुत कम थे, और जो सोसाइटी थी इट वाज फुल ऑफ डिसकंटेंट, ठीक है, बिल्कुल भी कंटेंट नहीं थी। देयरफॉर डिसकंटेंट वाज राइजिंग। सो देयरफॉर टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि आर्मी है, कोर्ट है, गवर्नमेंट रन करनी है, ये नेचुरल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो जो स्टेट है इट हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब टैक्सेस कौन पे कर रहा है? इट इज़ द थर्ड एस्टेट। तो नॉर्मल प्रोसीजरल जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको करने के लिए भी टैक्सेस अरेंज इंक्रीज करने पड़े। फाइन, सो दीज आर द कॉजेज। सो नाउ वील डू क्रोनोलॉजिकली क्या हुआ। अभी वी ऑल नो कि बेस्टील वॉज स्टॉर्म्ड, बेस्टील इज अ प्रिजन। तो लुई 16 जो हैं उन्होंने ही रियलाइज्ड, ठीक है, अभी उनके आगे रिवोल्ट है। सो ही रियलाइज्ड कि ही हैज़ टू गिव सर्टन रिकग्निशन। उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज किया। ये नेशनल असेंबली बेसिकली क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट ने ये नेशनल असेंबली बनाई, और उन्होंने सोच लिया कि ये जो थर्ड एस्टेट है वो इंटायर फ्रेंच पॉपुलेशन के लिए लड़ रहा है, ठीक है। और इसी के अंडर इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया, ये जो लुई 16 है इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो किंग की जो पावर है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चेक में रहेगी, ठीक है। दिस ऑल्सो, अब देखिए किंग ने फेस किया है रिवोल्ट, सो ही हैज़ टू गिव इन, ही हैज़ टू सरेंडर सम पावर्स, तो इसने ये सरेंडर किया। तो देयरफॉर जो फ्यूडल सिस्टम था, ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस, ये सब अबॉलिश हो गया। जो क्लर्जी थी, जिसको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे थे, उसको इट हैड टू गिव अप, ठीक है, उन्हें प्रिविलेजेस देने पड़े। जो टाइप थी, जो जो टैक्सेस चर्च को दिए जाते थे पेजेंट्स द्वारा, दे वर अबॉलिश्ड। और जो चर्च लैंड ओन करती थी इट वाज कॉन्फिस्केटेड, ओके। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मोनार्क इज अ किंग। तो देयरफॉर जो पावर्स थी, नेशनल असेंबली डिसाइडेड कि पावर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि एक पर्सन में पावर नहीं रहने देनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो फ्रांस थी इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा और मोनार्की ने थोड़ी पार्ट्स दे दी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोनार्की आर शेयरिंग पार्ट्स, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ है, जो लुई 16 है वो सीक्रेटली नेगोशिएट करने शुरू हो गए किंग ऑफ प्रशिया। देखिए फ्रांस में जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्रीज़ उनसे इन्फ्लुएंस होंगी। तो नेबरिंग कंट्रीज़ को ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, जो चेंजेस आ रहे हैं, कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो मोनार्कीज आगे पीछे वाली हैं उन्हें प्रॉब्लम है, तो दे स्टार्टेड कंस्पायरिंग, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली थी 1792 में, उन्होंने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दी प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। उन्होंने ये सोचा कि मतलब यही तो मतलब कंस्पायर कर रहे हैं ना, फ्रांस में ये नहीं रहने देना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये जो वॉर हुई इससे काफ़ी लॉस हुआ, ठीक है। और अब पीपल को लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है, अब कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये उसने पॉलिटिकल राइट्स दी हैं खाली रिच को, मतलब उन्हें ऐसा फील होने शुरू हो गया। इसीलिए क्या हुआ, जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं दे बिकेम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, बट इनको थोड़ी प्रॉब्लम रियलाइज़ हुई। और फिर क्या हुआ, क्लब्स का जो पॉलिटिकल क्लब्स का जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई देता है हमें। एंड वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द वेरी फेमस क्लब्स इज़ जैकोबिन क्लब, हमें सबको पता है। इनके जो लीडर हैं वो हैं मैक्समिलियन रॉब्सपियर, ठीक है। एंड इस जो क्लब में दे इंक्लूडेड शॉपकीपर्स हैं, आर्टिसंस हैं, जो रेड कैप है वो सिंबल ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली है, इन्होंने उसके बाद क्या किया, वोट कर लिया कि हम रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लेंगे। जो लुई 16, ठीक है, उन्होंने ये वोट किया कि अब इनको इम्प्रिजन कर लेंगे, ठीक है, इनको जेल में डाल देंगे, प्रिजन में। सो उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, और 21 ईयर्स के अबव जितने भी मेन थे दे कुड वोट। नाउ रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टीड हो चाहे नॉन प्रॉपर्टीड हो, वेल्थ हो ना हो, बट दे कुड वोट। तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है उसे कन्वेंशन बोला गया। तो देयरफॉर 1792 सितंबर में मोनार्की अबॉलिश्ड एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। तो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है, और क्योंकि उसके बाद क्लब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, दे रोज टू फेम, तो उसके बाद इन्होंने
फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की है। नाउ व्हेन एवर यू डू हिस्ट्री, ठीक है, एग्जैक्ट डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं याद हो पा रही हैं। अगर हो पा रही हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं हो पा रही हैं जस्ट रिमेंबर द मंथ एंड द ईयर। ओके, नाउ जैन 1793 में क्या होता है, जो लुई 16 है ही इज़ एक्सिक्यूटेड पब्लिकली। कहाँ पे? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, यहाँ पे इनको एक्सिक्यूट किया जाता है। और 1793 से 94 हम देखते हैं फ्रांस एक्सपीरियंस करता है द रेन ऑफ टेरर। नाउ रेन ऑफ टेरर इज रॉब्सपियर वाला रेन, ठीक है। अभी रॉब्सपियर क्या करते हैं, इन्होंने पॉलिसी की है सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो जो भी इनके एनिमी हैं, ठीक है, उन्हें या तो इम्प्रिजन किया जा रहा है या तो मारा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि ये रेन ऑफ टेरर इसीलिए है, उन्होंने बिल्कुल भी एनिमीज रहने नहीं दिए हैं, ठीक है, रॉब्सपियर ने, जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर हैं। तो अभी रॉब्सपियर को कन्विक्ट किया जाता है 1794 में, ठीक है, इसीलिए इस टाइम पे रेन ऑफ टेरर एंड हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो है, जो जैकोबिन गवर्नमेंट है उसके तो फॉल आ गया, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट कर दिया ना रॉब्सपियर को। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अभी उसमें क्या है, नॉन प्रॉपर्टी क्लास को उन्होंने वोट करने की परमिशन नहीं दी है। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकते हैं, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी अपॉइंट की, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच में क्लैशेस होने शुरू हो गए, जिसके कारण हो गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सो लेट्स रिवाइज। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है मोनार्की के बाद। सो मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इट बिकेम अ रिपब्लिक, बट जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट फेल। और फिर डायरेक्टरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों आए हैं, बट क्लैशेस के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है। और इससे राइज होता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इनका। एंड 1804 में ही क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। एंड वी ऑल नो कि ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, ठीक है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसमें अगर वुमेन का देखा जाए, दे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, दो वी कैन सी कि उनको राइट्स नहीं मिली हैं ना वोटिंग वगैरह की, तो बट दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और जब वॉर होती है सो विमेन को ही ध्यान रखना पड़ता है पीछे, ठीक है, हाउस होल्ड का, चिल्ड्रन का। सो दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। स्लेवरी की बात की जाए तो जो नेशनल असेंबली है, दो दे हैड मेनी डिबेट्स बट दे नेवर पास्ड एनी लॉज। वाई? बिकॉज जो बिजनेसमैन है जिनका इनकम ही स्लेव ट्रेड पे चलता था, अभी वो उनको नाराज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो वी नो कि इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1848। सो दिस वॉज many years after the French Revolution. So one can conclude कि French Revolution से idea of liberty है, democratic rights हैं, and we know 2 famous people who were influenced by it, और ये Indian हैं, और बहुत होंगे, but out of those जिनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हैं टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस revolution. So this is it. I hope you understand the video, you are liking it, and so this is it. Stay safe, stay home, and please study hard. Thank you.